नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 6 बज चुके हैं शाम के और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। न्यूज अपडेट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बताएंगे आपको देश की तमाम बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी आज की कौन सी बड़ी खबरें रही हैं। साथ ही साथ विस्तार से बात होगी हर उस खबर की जिस खबर को आपके लिए जानना जरूरी है। तो क्यों ना शुरुआत उससे की जाए जो इस देश का भविष्य है, जो आने वाले कल को और ज़्यादा बेहतर करेंगे, जो डॉक्टर बनकर उन रोगों का इलाज करेंगे जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात नीट के पेपर को लेकर हो रही है क्योंकि 4 जून को जब परिणाम सामने आया उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीट के परिणाम में भी कुछ धांधली हुई, क्या नीट की परीक्षा में भी कुछ गड़बड़ी सामने आई। इन तमाम सवालों के बीच जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया, कई सारे इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई तो फिर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। काउंसलिंग से कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एनटीए इस पर अमल कर रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नीट यूजी के परिणाम में आई गड़बड़ी के विरोध के बीच अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद छात्रों के हक में एक बड़ा फैसला सामने आया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की और एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दे दिया है। ग्रेस मार्क्स पर फैसला। 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया था तो एनटीए ने इसके पीछे ग्रेस मार्क्स बताया था। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा था कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 हुए। छात्रों के पास 2 विकल्प। जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए उन्हें अब 2 विकल्प दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर कार्ड के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कितने छात्रों का होगा दोबारा एग्जाम? रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का ही री एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले ही एनटीए ने कहा था कि करीब 24 लाख छात्रों में से केवल 1563 छात्रों के परीक्षा परिणाम तक समस्या सीमित है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील श्वेतांक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो आज का ये जो सुनवाई रही वो छात्रों के हक में किस तरह से रही, क्या क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बता। देखिए, छात्रों के हक में ऐसे रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है कि ये सारी परीक्षा जो भी ग्रेस मार्क्स जिसको भी अवार्ड किए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। ये हमारे लिए एक छोटी सी जीत है, हम इसको एक छोटी सी जीत मान के चल रहे हैं। अभी हमारी बड़ी लड़ाई बाकी है जो कि 8 जुलाई को हम लड़ेंगे। इस जो टिप्पणी किया थी अदालत की, जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि आपके लिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा रद्द हो रही है, इससे क्या बाकी छात्र इम्पैक्ट होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बाकी छात्र, अभी तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी सामने ही नहीं आए हैं, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस की थी। तो इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है वो भी आगे आए और इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुख्य सुनवाई के दिन ही हम ये सारे इशू रेस कर सकते हैं जो कि 8 जुलाई को है। तय समय पर ही काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से कहा है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को दोबारा नीट एग्जाम होगा और 30 जून तक इसका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है ताकि जुलाई में नीट की काउंसलिंग शुरू हो सके। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और हम उनका आदेश मानेंगे, साथ ही ये सुनिश्चित भी करेंगे कि किसी छात्र को नुकसान न हो। सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। उधर फैसले के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। हमारे को देखिए, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है रैंक का वो इतना ज़्यादा है कि अगर इन 1500 बच्चों को आप रीनीट कराएं
इनका दोबारा रिवैल्यूएशन कराए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों के जिनका एक्चुअल डिज़र्विंग है उनको कोई रैंक में नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम 100, 200, 300 से रैंक बदलेगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ सर, पहली जीत है, हमारे पक्ष में फैसला आया है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जहाँ मेरी रैंक 10,000 के अंदर होनी चाहिए थी, वहीं मेरी रैंक 30,000 है। 1500 बच्चों को अगर आप हटा भी दे, अगर वो पेपर नहीं भी देते तो भी मेरे रैंक में कितना फ़र्क आ जाता। ये तो मास पेपर लीक का मुद्दा है, इसको बस भटकाया जा रहा है उन 1563 बच्चों की तरफ। 4 जून को आए नीट परिणाम के बाद देश भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। एबीवीपी ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि छात्रों को मिले विकल्प से क्या ये विरोध शांत होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो फैसला सामने आ चुका है, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। और सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की रीवा, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन योजना अभियान के तहत संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं। तो जल स्रोत अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया है। 55 जिलों के अंदर 3,676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है। हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया है कि गौशाला है। अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे, तो कौन करेगा गौ माता की चिंता। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में, जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी पुनीत पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवत रूप में अपने आपने बताया कि 26 साल की देखो पवित्र भाव से किया गया काम, तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया है। मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था और आपने कहा कि वर्षों से इनका मानदेय प्रति गाय माता का बढ़ा नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है इसमें, 20 रुपया प्रति रोज प्रति गाय माता के लिए कम पड़ता था, इसलिए गौशालाएं अधिकांश हमारी चल नहीं पा रही थी। हमने कहा आप बताइए कितना करना चाहिए, आपने कहा डबल कर दो। हमने कहा डबल कर देते, 40 रुपया प्रति गाय माता हमने प्रत्येक गौशाला की राशि बढ़ाई है। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके आप माननीय जितने विधायकगण बैठे हैं, आप अपनी विधानसभा में आप ऐसी गौशाला खोलिए जिस गौशाला के माध्यम से हमारी अपनी बूढ़ी, बीमार, लाचार, विकलांग या ऐसी गाय माता जिनको किसान को घर में रखने में कठिनाई है, वो सेवा का एक प्रकल्प बनेगा। उसका सारा खर्चा सरकार देगी। ये हमने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गौ माता को लावारिस, ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में, वैसे तो ये संस्कृत का भी आपने केंद्र बनाने की बात कही है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। आप कैंपस के माध्यम से संस्कृत के लिए खासकर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। आने वाले समय में इस पर और काम करेंगे, क्योंकि आज तो समय की कमी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने अपने प्रदेश में सभी प्रकार के विषयों को, खास करके सनातन धर्म की सारी हमारी अपनी जिनकी मान्यता थी, काल के प्रवाह में पुरानी सरकारों ने उसको भुलाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सबको स्मरण कर रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप भी मेरे को कुछ बता रहे थे, निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के जो आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से बताओगे, हम सब कुछ लाएंगे। और खासकर संस्कृत के लिए तो देव भाषा है, इसकी चिंता तो करना हमारा सबका फर्ज है। इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं आने वाले समय में रीवा के बदलते दौर की तरफ भी देख रहा हूँ, जिस प्रकार इससे समय ने करवट बदली है। आज अपने यहाँ इस रीवा में एक नई एयर टैक्सी की शुरुआत भी हुई है। एयर टैक्सी के माध्यम से अभी हमने बीते समय में चित्रकूट में प्राधिकरण बनाया था, और ये मान के चलिए ये 16 तारीख से 2 ज्योतिर्लिंग जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम देने वाले हैं। मैं आप इसके बाद आगे के क्रम में बताना चाहूंगा कि ये एयर टैक्सी के बाद आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी, जिसके माध्यम से जिसको चित्रकूट जाना हो और समय की कमी है, कोई उम्र का दौर है या वैसे भी कुछ कारण है, तो सीधा हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करके भविष्य में अभी मध्य प्रदेश में एक सेक्टर में चालू कर रहे हैं,
जैसे हम अपने यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिलती है या वैष्णो देवी में मिलती है, वो वैसी की वैसी सुविधाएं हमारे सभी धार्मिक केंद्रों के लिए हम देने जा रहे हैं। शुरुआत में अभी उज्जैन से चालू करेंगे, जिसमें एक दिन में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर और भोपाल वहां से यात्री भेजेंगे। आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। एक और सौगात हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारे अपने परिवार में कोई भी किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है और भर्ती होने वाले के लिए लगा कि अब ये रीवा मेडिकल के बजाय इसको वेदांता ले जाना दिल्ली या किसी और स्थान पे ले जाना है, तो आप सबके लिए जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाइए, जिनने 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की योजना दी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लेने रीवा पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे थे। और साथ ही साथ आज एक नई स्कीम की जो शुरुआत की गई है, योजना की, जिसे हम एयर टैक्सी कह रहे हैं, जो कि शहर शहर लोगों को जोड़ रहा है। एयरक्राफ्ट के जरिए लोग हवाई सफ़र करेंगे और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में या छोटे शहरों में तुरंत पहुंच जाएंगे। आखिर ये योजना क्या है? जब मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र कर ही दिया है तो क्यों ना आपको इस योजना जुड़ी हुई तमाम जानकारी देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस बात को डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं वो आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है। कैसे आप भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से इंदौर, इंदौर से रीवा पहुंचेंगे, क्या है प्लान, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश के दिल मध्य प्रदेश में टूरिज्म स्पॉट पर पहुंचना अब बेहद आसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को जोड़ने के लिए सस्ती दरों पर एयर सर्विस शुरू कर दी है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत ये उड़ानें 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को बाय एयर जोड़ेंगी। ये एयरक्राफ्ट 6 सीटर विमान है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के विमान को फ्लैग ऑफ किया। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली के लिए थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, रियायती दरों पर होगा सफर। सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। शुरुआत के 1 महीने तक ये सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के 8 शहर इसके तहत जुड़ेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृष्णा गौर के साथ ही धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और महापौर मालती राय मौजूद रही। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही। साथ ही पहले सफर करने वाले 6 यात्रियों के सीएम ने फूल माला पहनाकर बोर्डिंग पास दिए। हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फ़ायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं, जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी, एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है। वो 8 शहर जिनको हवाई सेवा से जोड़ा गया है, उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो का नाम शामिल है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार कुछ और शहरों तक किया जाएगा। अभी फिलहाल उड़ानों का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। ऐसा रहेगा 7 दिनों का शेड्यूल। सोमवार को 12 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा की फ्लाइट्स। तो वहीं मंगलवार को भी 12 उड़ानें रहेंगी, उज्जैन, ग्वालियर के लिए भी रहेंगी फ्लाइट्स। तो वहीं बुधवार को 9 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए रहेंगी फ्लाइट्स। गुरुवार को 12 उड़ानें, रीवा, सिंगरौली के लिए फ्लाइट्स। तो वहीं शुक्रवार को 6 उड़ानें, भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के लिए फ्लाइट्स। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को 2 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स।
तो वहीं रविवार को 6 उड़ानें रहने वाली हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लिए फ्लाइट्स रहेंगी। यकीनन देश दुनिया को मध्य प्रदेश दिखाने की सरकार की ये पहल काबिले तारीफ है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के इरादे से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो इस नई योजना की शुरुआत की गई है और ये तो बस शुरुआत है। अभी अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आगे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी होगी, लेकिन इस योजना में क्या कुछ खास है, जरा उसको आप समझने की कोशिश करिए कि शहर शहर हवाई सफर की जो शुरुआत होने जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो 6 सीटर के 2 एयरक्राफ्ट जो कि शहरों को जोड़ेंगे। www.flyola.in ये वो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपनी फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। 1 महीने तक 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो टिकट 4000 का है वो आपको 2000 तक मिलेगा, लेकिन ये स्कीम सिर्फ अगले 30 दिन तक के लिए। कहां? अगर आप रीवा में रहते हैं तो आप सोमवार को इंदौर, जबलपुर और भोपाल आ जा सकते हैं। गुरुवार को आप इंदौर, जबलपुर, भोपाल के अलावा सिंगरौली भी जा सकते हैं। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं जैसे कि ग्वालियर में, तो मंगलवार को आप इंदौर, भोपाल और उज्जैन जा सकते हैं। शनिवार को आप भोपाल सीधे कनेक्टिविटी के साथ फ्लाइट आपको ग्वालियर से मिल जाएगी। अगर आप उज्जैन में रहते हैं तो उज्जैन में मंगलवार को आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जा सकते हैं। बुधवार को आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर जा सकते हैं। रविवार को आप इंदौर और भोपाल जा सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिन याद हो जाए आप जिस शहर में रहते हैं। खजुराहो अगर आप रहते हैं तो शुक्रवार को भोपाल जा सकते हैं और जबलपुर भी जा सकते हैं। तो ये खजुराहो भी आपको बताया है। तो चाहे भोपाल हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, रीवा हो, इंदौर हो, खजुराहो हो, तमाम वो शहर हैं जो लगातार अब एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। अब जब हवाई सफ़र की ही बात हो रही है तो क्यों ना आपको वो जानकारी भी दे दे जिसको सुनने के बाद शायद आपके सपनों को पंख लगें, क्योंकि हवाई यात्रा करना किसे बुरा लगता है। और हवाई यात्रा हो, प्लेन में बैठे, ये सपना तो हर मिडिल क्लास का या एक वर्ग का होता है जो ये सोचता है कि मैं एक दिन हवाई यात्रा ज़रूर करूंगा। और कुछ यही सोच प्रधानमंत्री मोदी भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले यात्रा करें, ऐसा माहौल तैयार करना है। उसको लेकर सरकार आगे कदम बढ़ा रही है और नए मंत्री बने उड्डयन मंत्री ने कह दिया है कि अब हवाई सफ़र सस्ता हो सकता है, क्योंकि प्राथमिकता यही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करें, ऐसा माहौल होना चाहिए। लिहाजा अब नए उड्डयन मंत्री मोदी के सपने को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हवाई जहाज का किराया भारत में यात्रियों के लिए बढ़ती चिंता का विषय रही है। पिछले कुछ महीनों में टिकटों की कीमतों में तेजी देखी गई, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर उड़ान भरना कठिन हो गया। नवनियुक्त नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने गुरुवार को विमान टिकटों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को स्वीकार करते हुए कहा कि टिकटों की कीमतें सस्ती करना मेरी प्राथमिकता है। Modi ji has also said हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, तो I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so lot of different factors have made in improving the prices. 13 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले नायडू ने कहा कि उनका प्राथमिक ध्यान आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और आरामदायक बनाने पर होगा। लगातार बढ़ रहे हैं हवाई यात्री। 2023 में 23% हवाई यातायात में बढ़ोतरी हुई। 153 मिलियन यात्रियों ने 2023 में सफर किया। 2030 तक ये संख्या 300 मिलियन यात्री तक पहुंच सकती है। हवाई यात्रा कईयों का सपना भी होता है, लिहाजा अगर आने वाले समय में किराया कम होगा तो और लोगों का सपना पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आइसक्रीम आप खाते ही होंगे। गर्मियों में तो आइसक्रीम खाने की आदत और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्या हो आइसक्रीम खाते खाते अगर आपके मुंह में कुछ ऐसा आ जाए जिसे देखकर आप डर भी जाएं और सनसनी फैल जाए उससे पूरे देश भर में। ऐसा ही हुआ है। खबर है मुंबई की। आइसक्रीम एक डॉक्टर साहब खा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में आप देखिए। आइसक्रीम हर किसी की फेवरेट होती है,
खासतौर पर गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम के लोग दीवाने हो जाते हैं। यही दीवानगी एक शख्स पर उस समय भारी पड़ गई जब उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके आइसक्रीम मंगाई। तो आइसक्रीम तो उसने मंगा ली, लेकिन आइसक्रीम को खाते खाते उसके मुंह में एक इंसानी उंगली आ गई। मुंबई के मलाड में एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। इस आइसक्रीम कोन के अंदर शख्स को इंसान की उंगली का एक टुकड़ा मिला। इसके बाद शख्स अपने नजदीकी मलाड पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसके बारे में जानकारी दी। बाद में पुलिस ने यम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने और पुख्ता होने के लिए आइसक्रीम में मिली इंसानी उंगली को FSL भी भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। कंप्लेनेंट ने कल एक जेप्टो से एक आइसक्रीम मंगाया था। वो खाते वक्त उसमें एक फ्लेश का पार्ट मिला है और वो उसके बाद वो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेंट दिया। उनका कंप्लेंट हमने दर्ज किया है और जो पार्ट उनको आइसक्रीम में मिला वो हमने हमारे पंचनामा के अंतर्गत ताबे में लिया। डॉक्टर ब्रेंडन फेराउ ने बताया है कि उसने यम्मो आइसक्रीम से ऑनलाइन इस आइसक्रीम को ऑर्डर किया था। इतना ही नहीं, उसने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा भी ली थी। तभी उसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आइसक्रीम की एक बाइट खाते ही उसके मुंह में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसके बाद उसने उस टुकड़े को निकाला तो पता चला कि ये किसी की उंगली है। के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था। मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है। पेशे से MBBS डॉक्टर होने के नाते वो जान गया कि ये किसी की उंगली है और उस पर नाखून के निशान भी थे। इसके बाद उसने उंगली को सबसे पहले बर्फ में रखा और फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मलाड पुलिस ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आइसक्रीम में मिली उंगली को एक बड़ी साजिश के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन खबर सामने आने के बाद अब लोग सतर्क हो गए हैं। इसलिए अगली बार आइसक्रीम खाने से पहले आप भी ये देख लें कि कहीं आपकी आइसक्रीम में उंगली तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर बुधनी को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान सांसद बनने के बाद मंत्री भी बन चुके हैं और लिहाजा बुधनी सीट जिस पे वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से वो विधायक भी हैं। इस्तीफा वो जल्द देंगे और वहां पर उपचुनाव होंगे। जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को कांग्रेस ने प्रभारी यहां से बना दिया है। फीडबैक लेके प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। MP में कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही बुधनी उपचुनाव को लेकर प्रभारियों का ऐलान जो कांग्रेस ने कर दिया है। उसका मतलब आप ये समझिए कि बुधनी को लेकर कांग्रेस सक्रिय है और कांग्रेस चाहती है कि बुधनी कांग्रेस के खाते में आए। चूंकि शिवराज सिंह चौहान का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, यहां से वो लगातार विधायक बनते रहे। और हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए सूरज तिवारी, उनकी तरफ रुख करते हैं। सूरज, जरा बताइए किस तरह से कांग्रेस ने जो तैयारी की है, अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है, क्या जिम्मेदारी उनकी होगी और कांग्रेस की ये सक्रियता क्या निर्देश दे रही है, क्या संदेश दे रही है? जी देखिए विवेक, निश्चित तौर पर बुधनी और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। बुधनी और जो अमरवाड़ा सीट है, 2 सीटों पर उपचुनाव निश्चित माना जा रहा है। बुधनी की अगर बात करें तो अभी जो मौजूदा सांसद विदिशा से हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बुधनी से विधायक भी हैं। बुधनी से वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद बुधनी में उपचुनाव होगा। लेकिन उपचुनाव के ऐलान से पहले, शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से पहले ही कांग्रेस चाहती है कि इस बार, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को करारी हार मिली है, तो कांग्रेस चाहती है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर उन सीटों को जीता जाए। ऐसे में कांग्रेस उस विधानसभा सीट के लिए जो प्रभारी हैं जयवर्धन सिंह, उन्हें नियुक्त किया गया है। पूर्व मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं और कांग्रेस से उन्हें नियुक्त किया गया, और शैलेंद्र पटेल जो पूर्व विधायक हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता बुधनी विधानसभा सीट पे जाएंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, नेताओं से, लोकल नेताओं से चर्चा करेंगे और जिताऊ उम्मीदवार खोजेंगे, क्योंकि बुधनी एक ऐसी विधानसभा सीट है। शिवराज सिंह चौहान के इस गढ़ में जहां बीजेपी की एक कोशिश होगी कि ऐसा कोई नेता लाया जाए, या तो कोई कार्तिकेय का भी नाम चलता रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान के इस गढ़ में कांग्रेस चाहती है कि कुछ
नया चेहरा उभर के सामने आया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहती है कि ऐसा चेहरा हो जो इस सीट पर विजय हासिल करे। अगर बात करें तो पिछली बार अभी जो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए, विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा गया था। विक्रम मस्ताल टीवी सीरियल में हनुमान जी का रोल भी अदा किए थे, लेकिन करारी हार मिली थी। लगभग 1 लाख वोटों से उनको शिवराज सिंह चौहान के हाथों करारी हार मिली थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन। चुनाव भी था, परिणाम भी था, और अब आगे की राह में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाह रही है सीट से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी होती है बुधनी को लेकर। छत्तीसगढ़ चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए, यानी कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं सरकार के। सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली, यानी कि विष्णुदेव यहां के मुख्यमंत्री बने। 6 महीने में ही विष्णुदेव साय सरकार ने उन तमाम गारंटियों को पूरा करने का काम किया है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को गारंटी दी थी, और विष्णुदेव साय उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तमाम गारंटियों को पूरा किया है। 6 महीने के अंदर विष्णुदेव साय सरकार के बेमिसाल रहे हैं। सरकार ने हर वर्ग, हर तबके का पूरा ध्यान रखा है, और विष्णुदेव साय सरकार गारंटी पूरा करने की गारंटी बन चुकी है। और आइए आपको यह भी बताते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जिस गारंटी की बात हो रही है, आखिर वो कौन सी गारंटी है, क्योंकि हम कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। विस्तार न्यूज़ है, विस्तार से बता रहे हैं। तो आइए जरा बता दीजिए कि कौन कौन सी वो गारंटी है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की गारंटी ये पूरी हुई है। 6 महीने की आपको गारंटी बता रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार की। आगे बढ़ाइए। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं। किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने की गारंटी पूरी हुई है। 6 महीने के कार्यकाल आपको बता रहे हैं। तेंदुपत्ता की खरीदी 5500 रुपए, जो गारंटी दी गई थी कि इतने रुपए में खरीदेंगे, खरीदी हो रही है। यानी कि विष्णुदेव साय सरकार लगातार गारंटियों पर काम कर रही है। और आगे आप बढ़ेंगे तो तेंदुपत्ता के बाद आगे चलते हैं। बुजुर्गों को रामलला मंदिर में दर्शन कराने की जो योजना थी उसे भी शुरू कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार काम कर रही है। 68 लाख से ज्यादा गरीबों को 5 साल तक मुफ्त उनके लिए जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, उसको लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पीएससी परीक्षा घोटाले की, सीबीआई जांच की जो गारंटी है, इसको पूरा करने की बात की जा रही है। तो तमाम जो गारंटियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। 18 लाख पीएम आवास योजना के घर की ओर कदम भी बढ़ा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीबों को उनके घर मिल जाएं। तो ये वो गारंटी है। सरकारी भर्ती में 5 साल की छूट देने की जो गारंटी थी कि छूट दी जाएगी, छूट दी गई है। युवा खुश हैं। तो विष्णुदेव साय सरकार गारंटी पूरा करती है। नक्सलवाद खत्म करने को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। अब लगातार देख रहे होंगे मुठभेड़ हो रही है, नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो सरकार के कदम है वो उसी गारंटी में से एक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार विष्णुदेव साय सरकार गारंटी पूरी करने की जो गारंटी है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। 6 महीने का कामकाज हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है, लगातार इसी पर काम भी किया जा रहा है। और 6 महीने सरकार को बीत चुके हैं। सरकार को 6 महीने बीते हैं तो अब सत्र का भी समय हो चुका है। बड़ी खबर आपको ये बताते हैं कि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 22 से 31 जुलाई तक चलेगा। खास बात ये होगी इस सत्र में कि अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बारे में जानकारी भी दे दी है। विधानसभा का सत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा था। 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। उस तारीख में विधानसभा का सत्र हो प्रधानमंत्री। तो आइए विधानसभा के सत्र की अगर बात की जा रही है, जो कि जुलाई में शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, क्या कुछ खास रहने वाला है विधानसभा सत्र में, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। 22 जुलाई से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि 22 जुलाई से ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे मानसून सत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून के सीजन में आ रहा है। 22 से 31 जुलाई तक, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, लगभग 10 दिन का ये सत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 दिन के सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
अनुपूरक बजट उसे कहते हैं जो सरकार बजट से इतर अतिरिक्त बजट लेकर आती ताकि योजनाओं के लिए जो पैसों की जरूरत है उसे पूरा किया जा सके। हंगामेदार ये सत्र रह सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। हंगामा किस पे हो सकता है? कानून व्यवस्था पे हो सकता है। नक्सल मुठभेड़ पर जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे कि नक्सली मुठभेड़ फर्जी हैं, उसको लेकर हंगामा हो सकता है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इसके अलावा है बलौदाबाजार, ये घटना जो हाल ही में 2 दिन पहले हुई, इस घटना को भी कांग्रेस सत्र में उठा सकती है। तो ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी और सत्र को लेकर यहां पर सूचना यही है कि अब जल्दी सत्र शुरू होने जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सांसदों से 1-to-1 चर्चा उन्होंने की है और सांसदों को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने तमाम सांसदों से 1-to-1 चर्चा की। आगामी समय पर होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए निर्देश दिए गए। दुर्ग सांसद विजय बघेल से बातचीत की है रायपुर संवाददाता रोहित मिश्रा ने। दुर्ग सांसद विजय बघेल जी, उनसे बातचीत करते हैं। आज अजय जामवाल जी के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुआ, कोई निर्देश भी मिले? नहीं, एक औपचारिक चर्चा थी। चुनाव के बाद संगठन प्रमुख जामवाल जी और पवन साय जी के साथ सभी सांसदों का बैठना हुआ और चुनाव जीते चाहे हारे, एक परिपाटी हमारी है कि उसके बाद सांसदों के साथ बैठ के या विधायकों के साथ बैठ के एक चर्चा परिचर्चा, किस तरह चुनाव में आप व्यस्त रहे, क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं, ये सब बातें आज हुई है। प्रधानमंत्री जी 2047 के विजन को लेकर चल रहे, छत्तीसगढ़ में भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, आपका विजन कैसे है? दुर्ग को किस तरह डेवलप करने वाले? भारत का अंग दुर्ग भी है, छत्तीसगढ़ का अंग दुर्ग भी है, इसलिए जो विजन हिंदुस्तान स्तर पे बनेगा उसमें दुर्ग का भी अहमियत रहेगी। तोखन साहू जी को मंत्री बनाया गया है और आवास को लेकर लगातार इस मुद्दा उठता है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है आवास की गति तेज गति से और आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से गति बढ़ेगी। यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला है माननीय तोखन साहू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सीधे सरल और सज्जन हैं और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और उनके नेतृत्व में हम लोग आवास की जो बहुत सारी परेशानी आती है केंद्र सरकार से उसको सुलझाकर किस तरह अपने राज्य को हम यहाँ के आवास की व्यवस्था है उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, दुर्ग सांसद विजय बघेल जी और साफ तौर पे कह रहे हैं कि तोखन साहू जो को जिनको प्रतिनिधित्व मंडल मिला है तो उससे निश्चित तौर पर जो आवास की समस्या राज्य में होती थी वो आवास की समस्या जो है वो दूर होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ मीटिंग के बाद कांकेर के सांसद भोजराज नाग ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से आने के बाद संगठन की बैठक पे क्या कुछ चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। हमने हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी और प्रदेश संगठन मंत्री माननीय पवन साय जी को कि उन्होंने हमको टिकट दिलाया और जीत दिलाई, इसलिए उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए आए थे। कई मुद्दे को लेकर आप लोगों ने लोकसभा में गया था और प्रधानमंत्री भी 2047 के विजन को लेकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगे क्या बदलाव देखने को मिलेगा और कांकेर को लेकर किस तरह से फोकस है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही। नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और हम सब चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बने और इन्हीं कामना को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तोखन जी मंत्री बन गए हैं, अब आवास को लेकर एक बड़ी बात है और समय समय पर आवास का मुद्दा भी जो है राजनीति में जो गूंजता है, तो क्या अब आवास की गति और तेज बढ़ेगी? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, डबल गति से काम होगा और तोखन जी हमारे मित्र रहे हैं पुराने, साथ में हम विधायक रहे हैं। देखिए, भोजराज नाग जी है और साफ तौर पे कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार पर तेज गति से काम आगे बढ़े। बढ़ते आगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति और स्थिति को लेकर भी जिक्र किया, मणिपुर का भी जिक्र किया, राजनीतिक दलों को उन्होंने हिदायत भी दी, नसीहत भी दी। लेकिन सवाल ये गूंजा कि क्या मोहन भागवत इशारों में किसी को संदेश देना चाह रहे हैं
बीजेपी को संदेश देना चाह रहे हैं क्या? इस रिपोर्ट में आप देखिए कि चर्चा किस बात को लेकर ज्यादा है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मंगलवार को अपने उद्बोधन में भाजपा समेत तमाम दलों के नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने देश के सामने बड़े सवाल खड़े किए, केंद्र सरकार की चुनौतियों को भी बताया। मणिपुर का मसला उठाकर संघ प्रमुख ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर संगठन की चिंता जाहिर की। नागपुर में डॉक्टर भागवत ने अपने संबोधन में कहा था कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे ढकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। भागवत के मुताबिक इस बार चुनाव ऐसा लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी। और सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच रहे हैं, इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, G7 समिट में हिस्सा लेंगे। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना होते हुए G7 का समिट होने जा रहा है। यहां पर वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली विदेश यात्रा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इटली जा रहे हैं। G7 देशों के साथ बातचीत भी होगी, समिट होने जा रहा है। खास बात है, 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो इटली के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पीएम मोदी का इंतजार भी हो रहा है। क्या तस्वीरें रहेंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के बाद देश में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि चिपको आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में पेड़ों को बचाने की मुहिम चिपको आंदोलन के जरिए शुरू हो गई है। स्थानीय लोग पेड़ों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और यहां तक कि लोगों का कहना है कि पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा, भले ही वे खुद कट जाएं। उधर कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने भी कहा है कि अगर सरकार पेड़ों को काटती है तो एनजीटी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्नीस में हुए चिपको आंदोलन की घटना के बारे में आपने जरूर देखा और सुना होगा। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रैनी गांव में 1973 में आंदोलन शुरू हुआ। तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें गले लगाया था ताकि कोई पेड़ काटने आए तो रुक जाए। कुछ इसी तरह का आंदोलन का रूप भोपाल में भी दिखाई दे रहा है। भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने के लिए पेड़ों के काटने का विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। देश में पहली बार चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था और अब राजधानी भोपाल में हो रहा है। यहाँ के रहवासी पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं और चिपको आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके हरियाली का सवाल है। यहाँ पे तमाम सारे रहवासी हैं। सरकार ने एक फैसला किया है कि पेड़ों को काटा जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। जी, एक्चुअली सरकार की जो स्कीम है ये टोटली गलत है। विधायकों के, मंत्रियों के इतने घर हैं, एमपी में इतने बंगलों हैं कि ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। और आप बनाना चाहते हैं जहाँ पे खाली जगह है वहाँ बनाइए। आप हमारा पर्यावरण क्यों ख़राब कर रहे हैं? हमारे पेड़ क्यों काट रहे हैं? देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, आप इसे क्यों काटना चाहते हैं? भोपाल में जगह की कमी है क्या? बंगलों की कमी आप खुद देखिए। और ये हमारा आंदोलन ही है, ये जितने भी भोपाल वासी हैं इन सबका आंदोलन होना चाहिए। हर किसी को हमसे कनेक्ट होना चाहिए। हरियाली खत्म नहीं होनी चाहिए। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ लाइन चल रही है। भोपाल का सबसे कोर एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है। बिल्कुल, ये एरिया जो भी है न्यू भोपाल है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन है। पहले यहाँ से माता मंदिर भी, जहाँ स्मार्ट सिटी बनाई वो भी हुआ करता था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे सारे पेड़ काट दिए गए। क्या है आज वहाँ पे? आप वहाँ बना लीजिए ना। और मैं तो कहती बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बंगलों हैं, आप देखिए 74 बंगलों है, 4 इमली है और ईदगाह 45 बंगले हैं, इतने खाली पड़े हैं। आप एक बार सर्च कीजिए जाके वहाँ पे। ये तो उनका एक प्रोजेक्ट बना लिया, ये उन्हें बहुत अच्छी जगह दिखी, यहाँ पेड़ हटा दिए जाएं और पेड़ कभी लगाए नहीं जा सकते हैं। आपने स्मार्ट सिटी से इतने सारे ट्रांसप्लांट की बात की है, ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे। प्लेन जो पेड़ है एक से दूसरी जगह लेकर जाए। पेड़ों को कहाँ ट्रांसफर होता? कहीं नहीं होता, इनको कहाँ करेंगे? सिटी के इतने सारे कहाँ गए पेड़? उसकी भी यही बात हुई थी। एक भी लगे हैं आज आपने देखा? एक भी आपने पाम प्लांट लगा दिए हैं, वो 100 प्लांट हैं, वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे पूर्वजों लगाए, ये ऑक्सीजन देते हैं। पाम प्लेट 100 वाले जो
प्लांट होते हैं वो कभी ऑक्सीजन नहीं देते हैं। अब वहाँ से निकलिए, कितनी धूप होती है। जो पहले पेड़ थे वहाँ लगे हुए थे स्मार्ट सिटी में, आम के, जामुन के, बरगद, पीपल, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अब ऐसे पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? और यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है बंगलो बनने की। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग 5 नंबर स्टॉप स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में जुटे। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। शासन प्रशासन के इस निर्णय का विरोध किया गया। महिलाओं ने कहा कि जिन आम, पीपल, नीम, जामुन, बरगद के पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने लगाया, उन्हें हम कटने नहीं देंगे। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाओं के इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी साथ रही। महिलाएं पेड़ों से चिपकी रहीं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा। क्यों हो रहा है विरोध, अब आप ये भी जान लीजिए। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में निर्माण होना है। 297 एकड़ जमीन पर 2378 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मंत्रियों और विधायकों के आवास बनाए जाने हैं। 30 बंगले और विधायकों के फ्लैट यहां पर बनाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए 29,000 पेड़ काटने पड़ेंगे। आप लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। देश में पहली बार उत्तराखंड में शुरू हुआ था और आज राजधानी में शुरू किया जा रहा है। चिपको आंदोलन जरूरी है। कहीं हम ये नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ के पेड़ कट जाएंगे और हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं, हम कट जाएंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। तमाम रहवासी हैं जो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पेड़ कटने नहीं दिया जाएगा, भले ही वो खुद कट जाए। कैमरामैन राकेश माकोरिया के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।